तो अब यहाँ पर अपवाह या अनुगमन वेग को समझने के लिए हम एक वायर मान लेते हैं, ठीक ना, वो भी चालक तार जिसको बोला जा रहा है। अरे भाई साहब ऊपर देखिए यहाँ पर, ठीक ना, ये चालक तार बोला जा रहा है, ठीक। तो इसमें हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सुंदर सा चालक तार है, ठीक, इतना बात कंफर्म हो गया, ठीक ना। अब इस चालक तार है तो हमने बोला किसी भी चालक तार में, याद रखिए किसी भी चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, चालक की बात की जा रही है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो एट रैंडम गति करते रहते हैं। और वो पहली बात, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन एट रैंडम यानी इधर उधर बहुत ज्यादा गति करते रहते हैं। बात समझ में आ रहा है? जिनकी जो स्पीड होती है ना वो अप्रॉक्स स्पीड इतना होती है भाई साहब, वो अप्रॉक्स 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से गति करते रहते हैं किसी भी चालक के अंदर। ये बताया जा रहा है चालक के अंदर, और चालक के अंदर की नहीं बात की जा रही है, जैसे प्लास्टिक लकड़ी की बात नहीं कर रहे हैं हम। चालक का मतलब कोई भी धातु हो गया, बात समझ में आ रहा है ना, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, कोई भी धातु, तो उसके अंदर अप्रोक्सीमेट है ये, बात समझिएगा, ये एक्यूरेट नहीं है, अप्रोक्सीमेट 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड के चाल से किसी भी चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति करते रहते हैं। और इनकी जो गति होती है ना एट रैंडम होती है। एट रैंडम का मतलब इधर या जिगजैग बोल दो, इधर ये इधर गति कर रहा है, देख रहे हो सब, कोई इधर भाग रहा है, 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 सब अलग अलग भाग रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जिगजैग मोशन या एट रैंडम गति बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है? इसका देखो, इस चीज को हमने जूम करके यहाँ पर, इसको ये वाला जो फिगर है ना इसको जूम करके यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये गति कुछ इस तरीके को होती है, इस तरीके से ऐसे गति करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। ये सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, बात समझ में आ रहा है? ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इधर उधर गति कर रहा है ना, इस तरीके से गति करते हैं। इसको यादृच्छिक गति बोल लीजिए, यानी रैंडम मोशन, या फिर जिगजैग मोशन बोल लीजिए, कोई भी गति बोल लीजिए, लेकिन ये रैंडम मतलब कि एट रैंडम गति करते हैं। और यहाँ पर वेग की बात आ रही है, ठीक ना। वेग एक अदिश राशि है, यानी इसकी दिशा बहुत ज्यादा महत्व रखती है। यानी अगर कोई वस्तु इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है और कोई वस्तु इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, बात में समझ में आ रहा है? मतलब इस वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है इस डायरेक्शन में दौड़ने की कोशिश कर रहा है और इस डायरेक्शन में भी, तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी लोगे वो प्लस लोगे, तो इस डायरेक्शन में माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक सदिश राशि है। तो दिशा जब अगर विपरीत करोगे आप तो वहां पर हमेशा माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी देखिए, तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना भाई साहब, वो रैंडम गति करते रहते हैं। ये इधर गति कर रहा है तो ये इधर गति कर रहा है, ये अगर इधर गति कर रहा है तो ये इधर गति कर रहा है, चाहे इधर गति कर रहा है, ये इधर गति कर रहा है तो एक और इलेक्ट्रॉन होगा जो इधर गति कर रहा होगा। क्योंकि अभी हमने बताया कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2⁵29 प्रति मीटर क्यूब होता है, यानी 1 मीटर क्यूब में इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बात समझिए, किसी भी धातु के अंदर तो इसके अंदर भी होंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इतना बात समझिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इनकी अगर वेलोसिटी, इसकी v1 है, इसकी मान लीजिए इसकी v2 है, ठीक ना, तो v1 v2 सबके कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, अलग अलग क्या चीज, अलग अलग वेग से गति कर रहे होंगे। तो इनका जो औसत वेग आता है ना वो 0 आता है। क्यों भैया? क्योंकि मान लो ये v1 वेग से चल रहा है और इसके जस्ट विपरीत कोई इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या चलेगा, v2 वेग से भी मतलब v1 वेग से ही चल रहा होगा, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। बात समझ में आ रहा है? तो सब जुड़ करके, सबका वेग जुड़ करके क्या होता है, 0 आ जाता है। और ये भी एकदम कंफर्म बात है कि हाँ, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका वेग अलग होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि 10⁻29 है भैया, तो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हो सकते हैं जिनका वेग समान भी हो सकता है। ऐसा वे बात नहीं कहेंगे कि नहीं हो सकता है, संभावनाएं यहाँ पर बहुत अधिक हो सकती हैं। इसीलिए जो इनका औसत वेग आता है वो क्या आता है, 0 आता है। वो क्या आता है, 0 आता है। 1 2 3, तो वो क्या आता है, 0 डॉट 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 n तक ले जाओ तो n तक यहाँ पर कर दो, तो इनका जो औसत वेग आता है वो 0 आता है। क्यों? क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ रहा है तो कोई ना कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो इधर दौड़ेगा। तो यहाँ पर अगर इसकी v1 है तो यहाँ पर सपोज दैट इसकी भी जो वेग होगी वो v1 ही होगी, तो इसे माइनस में लेना पड़ जाएगा क्योंकि विपरीत है भी। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर सब कुछ जब ऐड करेंगे v1 और यहाँ पर माइनस v1, ऐसी इस तरीके से किसी का वेग v2 होगा तो किसी का वेग और भी होगा जो माइनस v2 होगा, क्योंकि उसकी दिशा विपरीत हो जाएगी, तो प्लस v2 माइनस v2। तो सबका जब वेग, अगर सबका जो औसत वेग जब निकालेंगे, औसत वेग ऐसे ही तो निकलता है ना, तो सबका औसत वेग जो निकालेंगे उसका वेग का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
ये बात आप अपने दिमाग में रखिए कि 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग होंगे तब इनका मान 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये जिग-जैग मोशन कर रहे हैं और कोई 1-2 इलेक्ट्रॉन होते नहीं हैं, ये 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रति मीटर क्यूब की बात की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि एक अगर तार है, अगर वो और भी ज़्यादा लंबा हो तो उसमें जो और भी ज़्यादा आवेशों की संख्या होगी और वहाँ पर जो क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे सबका वेग किसी का तो प्लस किसी का माइनस हो सकता है, संभावनाएं ऐसे हो सकती हैं और संभावना ही पर ये फिजिक्स टिका हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि आपका जो वेग हो जाएगा यानी औसत जो वेग आ जाएगा उसका मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर वही कहानी हम बताने की कोशिश आपको कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए, तो यही औसत वेग जो हम अगर निकालेंगे, जैसे कि औसत वेग v1 v2 ना मान करके आप u1 v2 मान सकते हैं, तो ये भी वेग मान सकते हैं। यहाँ पर v1 v2 मान सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझिएगा बस यहाँ पर। तो ये u1 प्लस में u2 प्लस में u3 डॉट डॉट u1 का जो औसत वेग यहाँ पर जब निकालेंगे, क्योंकि पदों का योग बटा पदों की संख्या ही करके हम औसत वेग निकालते हैं, तो औसत वेग कितना आ जाएगा बाबू? तो वो औसत वेग आ जाएगा आपका 0 के बराबर। क्या बात समझ में आ रहा है? लेकिन बट भाई, लेकिन क्या सर बताइए? लेकिन अब यहाँ पे इस केस में तो धारा नहीं उत्पन्न हो पाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग है वो तो 0 हो जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पता ही नहीं चल रहा है। और जब तक इलेक्ट्रॉन का गति नहीं होगा तब तक क्या चाहिए? वहां पर हम धारा उत्पन्न नहीं कर सकते। तो हमें करना क्या पड़ता है? और ये जब देखिए अभी बैटरी सैटरी से कुछ नहीं जोड़े हैं भाई साहब, समझ लीजिएगा, तबे अभी हमको दिक्कत पड़ रहा है। हाँ, ये समझ लीजिएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, लेकिन अभी औसत वेग 0 आ जा रहा था, लेकिन अब देखिए जुगाड़ हमारा। लेकिन अब क्या करेंगे? उहे तरवा ऊपरवा वाला तरवा है गुरु, ऊपर वाले तार में हम क्या कर दिए हैं? बैटरी जोड़ दिए। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले इधर दौड़ रहे थे, बैटरी लगाने के बाद किधर दौड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन पे माइनसवा होता है चार्जवा, तो ये किधर दौड़ेगा? पॉजिटिव की तरफ। तो पॉजिटिव की तरफ अगर दौड़ेगा ना वो, तो जिस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन की गति इधर हो रही है, तो करंट गुरु इधर से तो दौड़ी ना, इधर से ना, उसके जस्ट विपरीत दिशा में। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इधर आ रहा है, तो जस्ट उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन तो इधर आ रहा है ना, तो जस्ट इसके विपरीत दिशा में करेंट दौड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है बाबू कि यहाँ पर जब अगर किसी भी चालक को, जब हम बैटरी से नहीं जोड़ते हैं, दौड़ते नहीं है, जब हम किसी चालक को बैटरी से नहीं जोड़ते हैं, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एट रैंडम गति करते हैं, यानी इधर उधर की गति करते हैं। बात समझ में आ रहा है? और इधर उधर गति करते हैं तो उनका जो औसत वेग होता है गुरु, वो 0 के बराबर हो जाता है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है और यहाँ पर दिशा का बहुत महत्व होता है। लेकिन जब हम इसी चालक को बैटरी से जोड़ देते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक निश्चित दिशा में एक निश्चित वेग से गति करने लगते हैं, और अगर ये एक निश्चित वेग से गति करने लगे तो इसके जस्ट विपरीत दिशा में क्या होगा? यहाँ पर धारा उत्पन्न होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए यहाँ पर भी अगर ये गति कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी धारा उत्पन्न होता है, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे को ही कैंसिल आउट कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है? इनका जब गति ही मतलब वेग ही जब 0 आ जा रहा है, तो वहां पर धारा तो उत्पन्न नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है? वेग कुछ ना कुछ आता है, और यही वेग यानी जब चालक को बैटरी से जोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में एक निश्चित वेग से गति करने लगते हैं, तो जिस वेग से ये गति कर रहे हैं, जिस निश्चित वेग से गति कर रहे हैं ना बच्चा, वही क्या कहलाता है? अनुगमन वेग। वही क्या कहलाता है? अपवाह वेग। क्या कहलाता है? अनुगमन या अपवाह वेग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कि क्या हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं? यहीं पर देखिए, इसका डेफिनेशन देख लीजिए, ठीक ना? बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही आसानी से आप समझ पाओगे इस पूरे डेरिवेशन को, इस पूरे के पूरे टॉपिक को। क्या लिखा है? जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र नहीं दिया जाता, विद्युत क्षेत्र न देने का मतलब भैया कि बैटरी नहीं दे रहे हैं। बैटरी में होता है ना पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर मानते हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? नहीं दिया जाता है तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं, यानी इधर उधर गति करते हैं। तो यादृच्छिक गति के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग 0 होता है। तो औसत वेग यहाँ पर क्या हो जाएगा? यादृच्छिक गति करते हैं, तो यादृच्छिक गति करने के कारण यहाँ पर औसत वेग क्या हो जाता है भैया? 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। लेकिन यादृच्छिक औसत वेग कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, लेकिन जब चालक को वाह्य विद्युत क्षेत्र दिया जाता है, यानी बैटरी से जोड़ दिया जाता है, वाह्य विद्युत क्षेत्र देने का मतलब बैटरी से हम जोड़ देते हैं, दिया जाता है, तो विद्युत क्षेत्र मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक निश्चित दिशा में बल लगाता है। तो इस बल के प्रभाव के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में
एक वेग से, ठीक ना। तो इस बल के प्रभाव के कारण जाहिर सी बात है जो पॉजिटिव होगा ना इलेक्ट्रॉन का खींचेगा ना, तो बल तो लगा रहा है ना, ये खींचेगा। कूलाम का नियम यही तो बताता है ना कि अगर दो आवेश है तो एक दूसरे पर बल लगाएंगे, तो खींच रहा है तो खींचने और ढकेलने को ही तो बल बोला जाता है ना। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर बात समझिएगा। तो एक निश्चित दिशा में बल लगता है, जो इस बल के प्रभाव के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा किधर होगा इलेक्ट्रॉन का, नेगेटिव पॉजिटिव की ओर, बात समझ में आ रहा है, पॉजिटिव की ओर होगा, ठीक है ना। एक निश्चित दिशा में एक निश्चित वेग से गति करने लगते हैं। इन वेगों के औसत मान को ही, इन वेगों के औसत मान को ही, ठीक ना, जो वेग से गति करेंगे उन वेगों के औसत मान को ही अपवहन, अपवाह या अनुगमन वेग कहते हैं। क्या इतना दिमाग में घुस गया कि आखिर में ये क्यों? ये अपवहन अनुगमन कब, मतलब आप बोलेंगे कि जब बैटरी को, क्या बोलेंगे बच्चा, जब चालक तार को, क्या बोलेंगे बच्चा, जब चालक तार को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है। बैटरी से जोड़ने का मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र दे दिया गया उसको, क्योंकि बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है या फिर बैटरी से जोड़ दिया जाता है। तो चालक के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक निश्चित दिशा से एक निश्चित वेग से गति करने लगते हैं, और वो जो निश्चित वेग, जो वेग होता है उसका जो औसत मान होता है ना, वही अपवहन वेग या अनुगमन वेग कहलाता है। या फिर सीधे सीधे आप बोल सकते हो कि जिस निश्चित वेग से गति करते हैं वही अनुगमन वेग कहलाता है। क्या इतना बात समझ में आ गया बच्चा? यानी अनुगमन या अपवाह या अपवहन वेग, ये सारे के सारे तब आएंगे जब आप चालक तार को बैटरी से क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। बात समझ में आ रहा है? चलो अब अगला टॉपिक देख लेते हैं जो कि इसी से संबंधित है, और शानदार है। श्रांति काल देख लेते हैं बच्चा कि श्रांति काल होता क्या है, ठीक है ना। चलिए, तो श्रांति काल को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमने अभी देखा, तुरंत देखा भैया कि क्या देखा, कि आप लोगों ने देखा कि एक हमारे पास चालक तार था, उस चालक तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो गति कर रहे थे, वो भी एट रैंडम गति कर रहे थे। यहाँ फिगर में बनाया हुआ है फिगर, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना। ये देखिए चालक तार था, इस चालक तार में हमने बताया कि इस चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन है एट रैंडम गति करते रहते हैं, ठीक ना। तो भैया ये जाहिर सी बात है कि आपस में टकराएंगे भी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे तो जो टाइम लगेगा, मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को टकराने में जो भी टाइम लगेगा वही क्या कहलाता है, श्रांति काल कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? जिसको टाइम रिलैक्सेशन बोलते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर अगर आप लोग देखेंगे कि यहां पर इसका डेफिनेशन, कि जाहिर सी बात है टकराएंगे तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ना। कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, किसकी बात की जा रही है यहाँ पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात की जा रही है, कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के बीच लगे समय को, मतलब जो भी समय लग रहा है, इसे टाइम रिलैक्सेशन या फिर श्रांति काल कहा जाता है। रिलैक्सेशन टाइम बोला जाता है, रिलैक्सेशन टाइम, या फिर क्या बोला जाता है, श्रांति काल कहा जाता है। इसे टाउ से दिखाया जाता है। क्या बात इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पर श्रांति काल किसको बोला जाएगा? इतना बात कंफर्म हो गया। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर दूसरा जो है वो है माध्य मुक्त पथ। अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन देखिए है ना भैया, तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। हमने बोला कि 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। आपस में ये इधर उधर गति करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। अगर सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकराता है, सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, रुक जाइए समझेंगे आगे, हम इस चीज को समझेंगे, ठीक ना। सपोज दैट कि ये एक इलेक्ट्रॉन था, कौन सा कलर ले, चलो रेड ब्लैक, ये एक इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन था एक, और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, टक्कर करता है। और टक्कर करने के बाद क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो टक्कर के बाद जो भी ये अपना पाथ, मतलब कि पाथ को कवर करेंगे, जो भी ये रास्ता तय करेंगे, ठीक ना, उनकी बीच की दूरी जितनी भी हो जाएगी, बात को समझिएगा, वही क्या कहलाता है, माध्य मुक्त पथ कहलाता है। देखिए यहाँ पर किसी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी, मतलब जो पाथ कवर करेंगे, जो रास्ता तय करेंगे और जो दूरी तय करेंगे, वही चली गई दूरी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहा जाता है। यानी मीन फ्री पाथ इसी को बोला जाता है। इतना बात क्या कंफर्म हो रहा है बात, कि आखिर मीन फ्री पाथ किसको बोला जाएगा? इतना बात कंफर्म हो गया।